शुरुआत मैं शीतल जी से करना चाहूँगा और डॉक्टर अनिल सिन्हा जी भी आ गए। शीतल जी, जो पूरा मामला नया मामला आया है योगी सरकार का जो फरमान है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। ये जो मामला है ये समझ लीजिए कि करीब 150 साल पीछे, 125 150 साल पीछे ले जाता है। तब अंग्रेजी सरकार थी और हमारे देश में पहली बार इस तरह का एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और एक हुआ करते थे लॉर्ड लिटन, वो लेके इसको आए थे। और इसमें भी यही था कि साहब समाचार पत्र वगैरह शुरू हुए थे उस समय थोड़े थोड़े, तो उन पर ये हो कि आप सरकार के खिलाफ अगर लिखेंगे तो राष्ट्रद्रोह होगा, आपके यहाँ छापा मारा जा सकता है, प्रेस बंद किया जा सकता है, परिसर में पुलिस जा सकती है, कहीं कोई पूछने पाछने की जरूरत नहीं होती थी। और वही भाषा भी वही थी कि शर्मनाक भाषा में कोई चीज़ होगी या राज्य के विरुद्ध होगी तो राजद्रोह हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। इसके खिलाफ देश में उस समय जो बहुत छोटा सा मिडिल क्लास रहा होगा, मुझे लगता है बहुत ही छोटा सा, लेकिन वही अखबार वगैरह में था तो उसने अपना प्रतिरोध किया और उससे उन लोगों को लगा कि जनता की भावना कुछ बदल रही है। तो उसके बाद लॉर्ड रिपन आए, उन्होंने 1881 में इसको विड्रॉ कर लिया। हालांकि बाद में फिर जब 19वीं सदी आई और कांग्रेस वगैरह पैदा होने लगी, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें हमारे जो उग्रवादी कहलाते थे उस जमाने में, उन लोगों ने गरम पंथ नरम पंथ वाला मामला, तो फिर इसको फिर से 1910 में वो ले आए। लेकिन ये सब औपनिवेशिक काल था। अब हम 75-77 साल के बाद, आज़ादी के बाद, और कई ऐसे प्रयोगों को आज़ादी के बीच भी हमारे यहाँ भी प्रेस से संबंधित कई इस तरह के उसका गला दबाने के कानून आते रहे। अब इस समय की जो तकनीकी विकास से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। इस चुनाव में उसका असर दिखा। चुनाव के बाद इस पर आप देख रहे हैं लगातार बहुत गंभीर काम हो रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो चुनाव से पहले खरीद लिए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की पुनर्स्थापना हो रही है, नए लोगों को रोका जा रहा है। ये सही है कि सरकार बैसाखी पे है, बहुत चीज़ें अपने मन की केंद्र के स्तर पर नहीं कर पा रही है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में उसको ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ अब फिर से वही पुरानी चीज़ को नई बोतल में लेके आए हैं, लालच उसके साथ लाए हैं। ये एक नई चीज़ है कि अगर आप हमारे लिए लिखेंगे, हमारा प्रचार करेंगे, तो आपको पैसे देंगे। सीधी सी बात है। टैक्स पेयर जो हमारे देश का टैक्स इकट्ठा होता है, सरकार के प्रचार में खर्च करने का एक और मद जनरेट हो गया है। ये उस राज्य में है जो पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रचार पे खर्च कर रहा है राज्यों के अनुसार, करीब 1500 करोड़ सालाना। ये नई चीजें ला रहा है। जबकि एनसीआरबी वगैरह का डाटा बता रहा है कि सबसे ज्यादा दलितों पर होने वाले बलात्कार और अत्याचार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 3-4 राज्यों में घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश उसमें से प्रमुख है। हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। आज ही सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक डकैती हो गई है। बलात्कार और अपराध के कई मामले आए हुए हैं जिनमें लीपा पोतियां हो रही हैं। ये और बात है कि हंगामा सब कोलकाता पे हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोमहर्षक घटनाएं हुई। जो हमारा ह्यूमन इंडेक्स है, उस मामले में हम बहुत से पिछड़े बीमारू राज्यों की तरह ही हैं। कोई ऐसी आर्थिक सफलता भी नहीं है, 4% के आसपास ग्रोथ रेट है। तो जो एफडीआई वगैरह का इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कुछ आया नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, इतने एमओयू हुए, उतना ये हुआ, नतीजे में कहीं कुछ नहीं है। बात सिर्फ वही अटकी हुई है कि जो दिल्ली की पेरीफेरी में हमारा एक हिस्सा है, नोएडा वगैरह, ग्रेटर नोएडा वगैरह, वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिल्ली से सटे होने की वजह से ऑटोमेटिकली होता है, उसी में ऊंच नीच कुछ, किसी में 10 चीज़ बढ़ा दी, 10 चीज़ घटा दी वगैरह, वही आंकड़ों की बाजीगरी होती रहती है। कोई भी नया ऐसी बड़ी चीज़ नहीं आई है जैसे तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों में बार बार उनकी सफलता को उद्धृत करती हुई सामने आती है। तो ऐसे में सरकार करे क्या? उसे झूठी तारीफ चाहिए कि इसके बावजूद कि सब चीजें बर्बाद हैं, लेकिन मीडिया जो है और सोशल मीडिया जो है या संचार का जो भी माध्यम है, वो सब सरकार अपने कंट्रोल में चाहती है, या खरीद के या डरा के। तो इस बार जो ये कानून की प्रस्तावना आई है,
इसमें दोनों चीजें, डराया ये गया है कि वो किस चीज को बुरा मान लेंगे, वो एक पुलिस का थानेदार तय करेगा कि आपत्तिजनक है कि नहीं, और किस बात को राष्ट्रद्रोह मान लेंगे, ये सब थानेदार साहब के हाथ में है। यानी हर आदमी की गर्दन उनके हाथ में दे दी, जो सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोले बैठा है, उसमें से किसी को भी कहीं किसी बात पर उठाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जिलों के छोटे मोटे समाचारों पर समाचार लाने वाले छोटे पत्रकारों वगैरह को बार बार दंडित इस तरह से किया गया है। जब ये कानून नहीं भी था तब भी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ दुर्व्यवहार करता हुआ मिलता रहा है। अब इस पैमाने को बड़ा कर दिया गया, राज्यव्यापी कर दिया गया। अब हर अकाउंट जो है वो नोटिस में होगा, या तो वो बिक चुका होगा अगर उसकी कोई लोकप्रियता है, और नहीं तो फिर वो मुकदमे झेल रहा होगा। ये परिस्थिति पैदा करने के लिए प्रस्ताव आया है। अब देखिए, इसको लीगल चुनौती अगर दी जाए तो क्या स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस समय जितने हाई कोर्ट्स हैं, अभी सर्वोच्च न्यायालय का बेल पर जो कल फैसला आया है उससे समझ में आता है कि सारे हाई कोर्ट्स जो हैं वो भी राजनीतिक उत्पादनों से भर गए और बिल्कुल राजनीतिक कारकों से फैसला दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी ये चीज पा रहे हैं, बंगाल और अन्य जगहों पर तो इसकी बड़ी शिकायत भी है। दिल्ली में भी जो नई भर्तियां हुई हैं उनमें लोगों ने उनके पुराने फेसबुक और उन अकाउंट से बता दिया है कि बाकायदा घोषित बीजेपी के कार्यकर्ता एक सज्जन है जिनको दिल्ली हाईकोर्ट में भी जज नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से इन सब इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो जाने की वजह से बहुत रेमेडी न्यायिक भी नहीं नजर आती है। लेकिन करे क्या, ये सब चीजें रेमेडी लेने की कोशिश तो इंसान करेगा ही। देखिए अब आगे इसमें क्या हो पाता है। फिलहाल ये बहुत ही ड्रैकोनियन और बहुत ही मतलब घटिया प्रस्ताव है जो सरकार की ओर से हमारे आपके समक्ष आया है।